नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई क्लास यानी कि क्लास 5th तक अपनी वीडियोस को हम अपने इस YouTube चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई महीने से आप लोग का पेपर जो है वह प्रारंभ होने वाला है NTPC, तथा जुलाई में आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप लोगों की तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस इसमें लगा है NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो फाइनली कुछ खबर निकल के आ रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हम अपनी क्लास 6 प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वह ये है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा सी यानी कि शूद्र। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द वहाँ पे देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में भारत में निवास करने वाले 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और उसमें उनके कामों को बताया गया है कि उनके क्या क्या अलग अलग काम होते थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही पहचाना। कैनबरा जो है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वहीं बात करें तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वह वियना है, इंग्लैंड की जो राजधानी है वह लंदन है, और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, फसलों को पाले से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि दोनों सही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खेतों में धुआं करके भी और खेतों में सिंचाई के माध्यम से भी आप फसलों को पाले से बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका जवाब होगा सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि 36 करोड़। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके अणु आपस में जुड़कर कम से कम स्थान ग्रहण करने के प्रयत्न करते हैं, द्रवों के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं वो आपस में चिपके रहना चाहते हैं, उनके अणु आपस में आकर्षित होते हैं, और इसी गुण के कारण जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं यानी कि जो जल होता है वो भी आपस में जुड़ा रहना पसंद करती हैं, और यही कारण है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा सी यानी कि सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है वह ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदियों में से एक थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, कोइलकारो विद्युत जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि झारखंड में। इस परियोजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन विभाजन के बाद यह हिस्सा झारखंड में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना स्थानीय ग्रामीणों तथा जनजातियों के विरोधों के कारण अभी भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो पाई है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल को उगाया जाता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा ए यानी कि धान। धान जो है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला फसल है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ दोस्तों, इसकी रूपरेखा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, तथा 22 दिसंबर 1947 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बताइए अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा जो थे वह योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 2014 में इस संस्था को भंग करके नीति आयोग नामक संस्था को बनाया गया और इन संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। अभी भी जो कि नीति आयोग है जो मुख्य रूप से 2014 में मोदी गवर्नमेंट में बनाया गया था, उसके भी अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी ही हैं। और योजना आयोग जो बनाया गया था वो 1950 में बनाया गया था और उसके भी जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे देश के, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते भी हैं कि जो सफ़ेद कपड़े या फिर सफ़ेद जो पेंट होते हैं उसमें बहुत ही लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और यही कारण होता है कि गर्मियों के दिन में जो लोग हैं वह सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस कपड़ों पे टकरा कर वह वापस लौट जाती हैं, जिससे कि शरीर के अंदर ठंडक बनी रहती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा डी यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, किस महाद्वीप को इसके एक बड़े हिस्से में कम वर्षा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन से युक्त उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा क्योंकि इसके जड़ें स्वयं नाइट्रोजन बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का उत्पादन स्वयं ही करता है, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए कितनी समितियों को बनाया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि 22। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना का 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। इसका जो कार्यकाल था 1992 से 1997 तक था। हुआ ये था कि इस काल में बड़ा ही अस्थिरता आ गई थी सरकार को लेकर, केंद्रीय सरकार को लेकर। रोज़ सरकार गिरती थी, रोज़ बनती थी, रोज़ गठबंधन होते थे, रोज़ चुनाव होते थे। तो इस प्रकार की जितनी नई सरकारें बनती थीं वह अपने हिसाब से इसका प्रारूप तैयार करती थीं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, कूलाम किसकी इकाई है? तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि विद्युत आवेश की। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की भाषा क्या थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि संस्कृत। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, इंफ्रारेड किरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल जो थे इन्होंने ही इंफ्रारेड किरणों की खोज की थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, हरी खाद के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि मक्का। मक्का जो है वो हरी खाद के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला फसल नहीं है। उसके अलावा लोबिया हो गया, सनई हो गया, ढैंचा हो गया, इन सभी का प्रयोग हरी खाद के लिए किया जाता है। हरी खाद मुख्य रूप से ऐसा खाद होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ फसलों को उगाया जाता है, जैसे लोबिया, सनई, ढैंचा, ऐसे खेत में बो दिया जाता है। और जब ये फसल तैयार हो जाता है, यानी कि जब अपने पूरे विकास पे यह फसल रहता है, तो फिर ट्रैक्टर से इसे या फिर किसी यंत्र के माध्यम से इसे जोत कर, खेतों को जोत कर, ये जो इन पेड़ों को है वह ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। और जब यह सड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हरी खाद का निर्माण करते हैं, और जो फसल होती है यानी कि जो अगला फसल उसमें बोया जाता है उस खेत में, वो बहुत ही बढ़िया उसका उपज होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि 29 अगस्त 1947 को।
इसके 7 सदस्य थे और जो बी आर अम्बेडकर जी थे यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, एन गोपाल स्वामी हो गए, के एम मुंशी हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, बी एल मित्तल हो गए, डी पी खेतान हो गए, वो इसके सदस्य थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा बी, यानी कि लाल केला जो है वह केले की एक प्रजाति है, ना कि एक आम की। इसके अलावा सिंदूरा हो गया, अल्फोंसो हो गया, बंगन पल्ले हो गया, ये सभी आम की एक प्रजाति है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक किन दिशाओं को प्रदर्शित करती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि उत्तर दक्षिण। यानी कि यदि आप कोई दंड चुंबक लटकाते हैं स्वतंत्र धागे से, तो आप देखेंगे उसकी जो 2 सिरे होंगे वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही जाकर रुक जाएंगी। तो यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।